सो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एनसीईआरटी क्लिनिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है उसके 3-4 थ्योरीज हैं। एक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हायर क्लासेस में आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ोगे, और एक और थ्योरी है जो सबसे बेसिक थ्योरी है, वो है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी। वार्नर ने क्या किया था, उसने बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाए, उनको कैरेक्टराइज किया, उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज को उसने स्टडी किया और वो कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा। ये सबसे बेसिक थ्योरी है, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, अब उसने क्या ऑब्जर्वेशन किया वो देखो। उसने बोला एक कंपाउंड है COCl3.6NH3, एक दूसरा कंपाउंड है COCl3.5NH3, एक तीसरा कंपाउंड है COCl3.4NH3। ठीक है, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये क्या कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला बनाता है, तो CONH3(6)Cl3। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल ही मैं ले रहा हूं, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। फिर यहां पे बना CONH3(5)Cl, और यहां पे आ गया Cl2, और यहां पे बना CONH3(4)Cl2, और बाहर में गया एक Cl। फिर उसने ये स्टडी किया कि यहां पे 4 आयंस मिलते हैं, और अगर सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसको रिएक्शन कराया जाए तो 3 मोल AgCl मिलता है, बिकॉज Ag प्लस Cl माइनस के साथ रिएक्शन करके AgCl बनाता है। इस आयंस के लिए 3 आयंस मिला, और यहां पे 2 मोल AgCl मिला, यहां पे 2 आयंस मिले, और यहां पे 1 मोल AgCl मिला। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि इन सबके पास नंबर ऑफ क्लोराइड आयन तो सेम ही है, बट सब अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए उसने अपना एक पॉस्टुलेट्स लाया, और वो पॉस्टुलेट्स क्या है, तो पहले हम उस पॉस्टुलेट्स को देखते हैं कि वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी क्या बोलता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है उसका सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम। और जब भी ये सेंट्रल मेटल एटम कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तो उसका कुछ कंडीशन है, कुछ रिक्वायरमेंट है, और उस रिक्वायरमेंट को उसने 2 नाम दिया। एक को उसने बोला प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरे को उसने बोला सेकेंडरी वैलेंसी। उसने बोला कि अगर किसी भी मेटल को अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो उसके इस वैलेंसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, अगर नहीं करोगे तो वो आपसे कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएगा। अब यहां पे उसने कुछ एक्सप्लेन किया कि ये क्या है। तो जो प्राइमरी वैलेंसी है ये होता है इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। मैं एग्जांपल में आपको बाद में समझाता हूं, पहले मैं पॉइंट्स आपको बोल देता हूं। और ये जो होता है इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो है आयोनाइजेबल होता है, मतलब आयंस के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। और ये जो है वो नॉन आयोनाइजेबल होता है, बिकॉज हमें पता है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर हम निकालते थे वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर निकालते थे, और जो भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर होगा वो बाहर तो जा नहीं पाएगा। तो ये नॉन आयोनाइजेबल है। ये जो बॉन्ड है वो कंप्लीटली आयोनिक है, और ये जो बॉन्ड है वो क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। मतलब सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को आयनिक बॉन्ड सेटिस्फाई करेगा।
जो आयनिक बॉन्ड होता है वो नॉन डायरेक्शनल होता है, आयनिक बॉन्ड नॉन डायरेक्शनल होता है। अब इसका मतलब क्या है वो सुनो, कि मान लो मेरा ये जो फिस्ट है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये जो पेन है ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। अब यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे ये नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में r डिस्टेंस है। मैंने यहां पे रखा, कुछ फोर्स F लगा। अगर मैं सेम डिस्टेंस पे यहां पे रखता हूं इस चार्ज को, अभी भी फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। इवन अगर मैं इसको सेम डिस्टेंस पे यहां रखता हूं तब भी फोर्स क्या लगेगा, सेम लगेगा। मतलब डायरेक्शन चेंज करने से इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है। लेकिन जो कोवलेंट होता है या जो कोऑर्डिनेट होता है वो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है, और जो ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा उसमें डायरेक्शन बहुत जरूरी है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल तभी ओवरलैप करते हैं जब उनका एक्सिस मैच करता है, या तो एक्सियली या साइडवेज, तब जाके बनेगा, इसलिए वो नॉन डायरेक्शनल है। और ये बॉन्ड क्या होगा, डायरेक्शनल होगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी का डायरेक्शन होता है, प्राइमरी वैलेंसी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और जो नॉन डायरेक्शनल होता है वो कभी आपको शेप और ज्योमेट्री बना के नहीं देगा। कभी आपने NaCl का शेप नहीं पढ़ा होगा, NaCl का क्रिस्टल होता है, लेकिन CO2 का शेप होता है, CH4 का शेप होता है। तो कोवलेंट मॉलिक्यूल का और कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स का शेप ज्योमेट्री होता है। रीजन है उनके पास डायरेक्शन है, और जब डायरेक्शन होगा तो कुछ शेप भी क्रिएट होगा बॉन्ड्स के थ्रू। तो ये कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूट इन शेप एंड ज्योमेट्री, और ये डो नॉट कंट्रीब्यूट इन शेप एंड ज्योमेट्री। क्लियर है? ये शेप और ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट करेगा और ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। यहां पे अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखता हूं, थोड़ा कलर चेंज करके लिखता हूं। generally satisfied by negative ligands, और इसके लिए मैं पॉइंट लिखता हूं satisfied by neutral और नेगेटिव लिगेंड। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां पे वो न्यूट्रल को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, ज्यादा प्रायोरिटी देता है कि अगर मेरे पास दो लिगेंड हो, एक न्यूट्रल हो और एक नेगेटिव हो, तो न्यूट्रल से सेकेंडरी वैलेंसी फुलफिल होने का चांसेस ज्यादा होगा। ठीक है, बाकी इसको हम थिक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी का कि दो वैलेंसी है प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर इसको फुलफिल कर दोगे तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होता है या नॉन आयोनाइजेबल होता है। प्राइमरी वैलेंसी आयोनिक बॉन्ड के थ्रू बनता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू बनता है, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू बनता है। ये वाला शेप और ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूट नहीं करता बिकॉज नॉन डायरेक्शनल होता है, ये कंट्रीब्यूट करता है बिकॉज ये डायरेक्शनल होता है, और ये नेगेटिव से सेटिस्फाइड होता है, ये नेगेटिव और न्यूट्रल से सेटिस्फाई होता है। एक और इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी ने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के लिए बोला था, पर जनरली वो 6 के लिए ही ज्यादा फेवरेबल है। अब जैसे देखो, अभी यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ था COCl3.6NH3, COCl3.6NH3। तो जब भी आपके पास 6 या 6 से ज्यादा लिगेंड हो, आप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो देखो यहां पे जो कोबाल्ट है, यहां पे जो कोबाल्ट है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बनेगा। ठीक है, तो मैंने इसलिए आपको बोल दिया कि जिस क्वेश्चन में 6 या 6 से ज्यादा लिगेंड्स दिखे, आप उसमें ऑक्टाहेड्रल
पॉलीहेड्रॉन बनाने की कोशिश करना। अब देखो इसमें क्या करना है कि कोबाल्ट ने क्या किया, +3 है, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर है, और किसको प्रायोरिटी देना है, न्यूट्रल लिगेंड को। तो न्यूट्रल लिगेंड कौन है, NH3 और Cl, NH3। तो सबसे पहले उसने NH3 को इंक्लूड किया, और 6 NH3 था, 6 उसका रिक्वायरमेंट था, फुलफिल हो गया, मतलब सारे के सारे बाहर क्लोरीन चले गए। बट यहीं पे अगर जब फॉर्मूला आपका था COCl3.5NH3, उस केस में फिर से यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर +3 है, तो सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर फिर से कितना मेंटेन करना है, 6, बिकॉज मुझे 8 लिगेंड्स दिखाई दे रहे, 5 NH3 और 3 Cl। तो उसने क्या किया, कोबाल्ट ने पहले NH3 को अंदर लेके आया, कितना NH3 है, 5, उसका रिक्वायरमेंट कितने का है, 6 का, तो 5 NH3 से काम तो बनेगा नहीं, तो एक Cl को भी लेके आया, और 2 Cl कहां चला गया, बाहर। तो यहां पे बोलेंगे इसका जो प्राइमरी वैलेंसी था वो तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही था, तो वो कितना हो गया, 3 + 3, और जो सेकेंडरी वैलेंसी था वो कितना था, 6। यहां पे प्राइमरी वैलेंसी कितना हो गया, अगेन +3, एंड सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू 6। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है यहां पे, वो देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि यहां पे सेकेंडरी वैलेंसी को केवल न्यूट्रल लिगेंड फुलफिल कर रहा है, बट यहां पे न्यूट्रल लिगेंड भी कर रहा है और नेगेटिव लिगेंड भी कर रहा है। तो अगर कभी कोई नेगेटिव लिगेंड ब्रैकेट के अंदर आ जाए तो बोलते हैं कि ये ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ड्यूअल बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कोऑर्डिनेशन नंबर को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ड्यूअल बिहेवियर का मतलब क्या हो गया कि ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, और ये तभी होगा जब लिगेंड आपका क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेशन फॉर्मूला लिखते हैं। बात समझ में आया? तो मैं पहले ही बोल रहा हूं, जहां भी लिगेंड आपको 6 या 6 से ज्यादा दिखाई दे, सारे लिगेंड्स को कंबाइन करके आप ऑक्टाहेड्रल के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब यहां पे एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद एक्वस सॉल्यूशन assign secondary valency to metals in the following compound। अब देखो यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है मोल्स ऑफ AgCl precipitated पर मोल ऑफ द कंपाउंड विथ एक्सेस AgNO3। बाकी मैं आपको एक रिएक्शन लिख के बता देता हूं कि सिल्वर नाइट्रेट को कभी भी अगर आपने X- दिखा दिया वो AgX बना लेता है। ठीक है, तो यहां पे इन सब में Cl- है, अगर Cl- आयोनाइजेबल है तो काम हो जाएगा। यहां पे जो भी ब्रैकेट के बाहर Cl है ये सब आयोनाइजेबल है, ये कौन है, आयोनाइजेबल है, और जो ड्यूअल बिहेवियर दिखाएगा वो आयोनाइजेबल नहीं होगा। तो यहां पे ये जो है वो आयोनाइजेबल है बिकॉज वो ब्रैकेट के बाहर है, बट यहां पे ये वाला नॉन आयोनाइजेबल है। समझ में आया? जो ब्रैकेट के अंदर वो नॉन आयोनाइजेबल, जो ब्रैकेट के बाहर वो आयोनाइजेबल है। अब आते हैं क्वेश्चन पे कि PdCl2.4NH3। अब इसने क्या बोला, कितने मोल्स मुझे AgCl मिलेगा, तो 2 मोल मिलेगा। इसका मतलब है मुझे इस ब्रैकेट के बाहर में सारे Cl को डालना पड़ेगा, मतलब यहां पे मुझे कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा PdNH3 4Cl2। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स बना, क्यों बनाया, बिकॉज यहां लिखा हुआ है 2 AgCl बनेगा, मतलब 2 Cl को बाहर डालो। अब इसने मेरे से पूछा था क्या बताना है, सेकेंडरी वैलेंसी बताना है। तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बन के आ गया, 4। इस पहले का आंसर हो गया 4। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यहां पे फिर से 2 मिला। अब देखो यहां पे कितना क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, मतलब सारे क्लोरीन को मुझे बाहर ही डालना पड़ेगा। तो अंदर में कौन आया, NiH2O6, और बाहर में कौन गया, Cl2। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6। कैसे लिख रहा हूं, तो जितना मुझे यहां पे AgCl चाहिए उतने Cl को मैं बाहर डाल रहा हूं, बाकी सबको मैं अंदर लेके आ रहा हूं। यहां पे कितना चाहिए, 0, मतलब एक भी Cl बाहर नहीं जाएगा।
तो एक भी Cl बाहर नहीं जाएगा, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, Pt HCl2 और साथ में क्या आ गया, Cl4। तो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बना, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। उसका आंसर भी आया 6 और इसका आंसर कितना आया था, 4। नेक्स्ट है यहाँ पे एक चाहिए, कितना Cl है, 3 Cl है, मतलब 2 Cl को अंदर रखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम, CO NH3 होल 4, 2 Cl को अंदर डाल दिया, एक Cl को बाहर ले गया, बिकॉज ये आयोनाइजेबल होगा तभी तो AgCl मिलेगा। तो 4 नंबर का ये फॉर्मूला बनेगा और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 6, मतलब इसका सेकेंडरी वैलेंसी भी 6 होगा। और नेक्स्ट जो है वो 0 है, मतलब एक भी मुझे बाहर Cl नहीं छोड़ना है, तो क्या लिखूंगा मैं, Pt NH3 होल 2 Cl2, एक भी Cl बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4। इसलिए आंसर यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी का कितना हो जाएगा, 4। बाकी इस मॉलिक्यूल को अच्छे से याद कर लो, इस मॉलिक्यूल का नाम होता है प्लेटिन, और जो इसका सिस आइसोमर होता है वो एंटी कैंसर एजेंट होता है। ये बहुत बार नीट के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो PtNH3 होल 2 Cl2 एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कंपाउंड है जिसका नाम होता है प्लेटिन, इसका सिस आइसोमर एंटी कैंसर एजेंट होता है, ठीक है। बाकी वो आइसोमरिज्म एक बार फिर से आएगा। तो कैसे मैं कर रहा हूं, तो बस मैं प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को कंसीडर कर रहा हूं। सेकेंडरी वैलेंसी में हमें हमेशा ध्यान रखना है कि न्यूट्रल लिगेंड से पहले फुलफिल करना है, जगह बचेगा तो निगेटिव वाले को जगह देंगे, नहीं बचेगा सारे सबको हम बाहर डाल देंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के। और कहीं पे ऐसा डाटा दिया हो कि कितने आयंस प्रोड्यूस होंगे, कितने AgCl बनेगा, तो जो भी लिखेगा उसके बेसिस पे उतने Cl को बाहर डाल दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 6 Cl2। ये NCERT का 9.28 क्वेश्चन है। देखो कितने लिगेंड्स है, 6 NH3 2 क्लोरीन, 8 है। मैंने क्या बोला था, 6 या 6 से ज्यादा दिखे ऑक्टाहेड्रल के लिए सॉल्व करो, तो मैंने यहाँ पे कोबाल्ट को डाल दिया। अब मुझे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करना, बिकॉज मैं ऑक्टाहेड्रल के लिए सॉल्व कर रहा हूं। क्यों सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज मुझे नंबर ऑफ लिगेंड 6 से ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे CO लिखा। अब कितना NH3 मेरे पास अवेलेबल है, 6, तो मेरा काम तो ऐसे ही हो गया। तो सारा का सारा क्लोरीन कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो अब इसको अगर आप पानी में डालोगे तो ये क्या, तो ये तो एक सिंगल एंटिटी है, ये तो आपको कुछ देगा नहीं, बाहर से कितना मिलेगा, 2। सो कॉम्प्लेक्स मिल गया CO NH3 होल 6, कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पे आ गया 2+ और साथ में क्या आ गया 2Cl-, मतलब मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 आयंस मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। समझ में आया। मैं यहां पे 8 लिगेंड को देख के ऑक्टाहेड्रल के लिए सॉल्व कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस विच वुड बी प्रिसिपिटेटेड व्हेन द कॉम्प्लेक्स PtCl4.4 NH3 इज ट्रीटेड विद सिल्वर नाइट्रेट। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा हुआ है, नहीं लिखता तब भी मैं सॉल्व करता। 6 के लिए मुझे लिखा 8 लिगेंड दिखाई दे रहा है। तो चलो यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो क्या लिखा मैंने, Pt NH3 होल 4, ठीक है, 4 हो गया, मुझे 6 करना है, 2 और चाहिए, तो 2 Cl को डाल देता हूं। तो बाहर में कितना Cl गया, 2, मतलब ये दोनों क्या है, आयोनाइजेबल है। आयोनाइजेबल है तो यहाँ पे आयंस क्या मिला, नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस पूछा है, ठीक है। तो एक आयन तो क्या मिला मुझे, Pt मिला NH3 होल 4 Cl2, यहां पे आ जाएगा +2 और साथ में क्या आ जाएगा 2Cl-, तो मुझे 2 क्लोराइड आयंस मिल गया। तो यही मेरा आंसर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। आपको कुछ और चाहिए तो आप सजेस्ट करना मुझे कमेंट्स में। बाकी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों या जूनियर्स के साथ, ताकि मेरे वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व हो पाए, सबके पास NCERT का कंटेंट पहुंच पाए। ओके, थैंक यू।